अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली एक नए प्रोग्राम नए मेहमानों के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमारा मौजू अवाम के बुनियादी हकूक़ है। कहाँ तक ये हुकूमत इनको पूरा कर सकी है, पूरा करने की कोशिश में है या विजन है ही नहीं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ होस्ट हैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट हसीना अंजुम खान। नाज़रीन, अपने मेहमानों का तारफ़ कराता हूँ। पहले मेहमान है चौधरी जुनैद साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, और ये साबका सेक्रेटरी भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनके साथ दूसरी मेहमान हमारी फरजाना फैसल साहब हैं, जो कि नायब सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार की, और इस वक्त प्रैक्टिस कर रही हैं और बड़ी अच्छी तरीके से इनके जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छी है। ख़ासकर जो लॉयर मूवमेंट चली थी उसमें इनका दोनों का बहुत किरदार था। तीसरे हमारे दोस्त हमारे मेहमान नईम अशर साहब हैं, जो कि माहिर तालीम है, और इनके साथ साथ इन्होंने अवार्ड हासिल किए हैं वज़ीर पाकिस्तान से और सदर पाकिस्तान से अपनी कारकर्दगी के हवाले से। नाज़रीन, इनसे क्वेश्चन करते हैं। जी चौधरी साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आवाम की मुश्किलात आपको पता है रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, क्या कानून के अंदर इसके हल का कोई तरीका है या कानूनी तरीके से इसको ख़त्म किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हमारा जो आईन पाकिस्तान है वो मुकम्मल दस्तावेज़ है जो कि इंसानी हकूक़ की गारंटी देता है और तमाम शहरियों को इस बात का यकीन दहानी कराता है कि उनके हकूक़ क्या हैं और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता है, और अदालतें उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार हैं। सही, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो कानून तो बड़ा है, लेकिन हम ये समझते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन उसकी कहीं नज़र नहीं आती। आप क्या कहते हैं? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन जहाँ तक अदालतों का सवाल है तो अदालतें अपना किरदार अदा करती हैं और एक प्रॉपर वॉच करती हैं तमाम चीज़ों को, तमाम प्रोसेस को, और हतुल मकदूर जहाँ तक हो सके अदालतें आइन की पासदारी करते हुए उन हकूक़ को नाफिज करती हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती? जी, इम्प्लीमेंटेशन ना होने की एक वजह ये भी है कि कुछ हमारी जो अदालती प्रोसेस है वो काफ़ी लेंथी है और एक्सपेंसिव है। आम शहरी हर बात की कंप्लेंट अदालत में नहीं ले जा सकता। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कंट्रोल करना जिनका ज़रूरी है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली कमज़ोर है। सही। जो एग्जेक्टिव का काम करती है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो काफ़ी उसमें हर्डल्स पैदा कर देती है। वो लोग ऐसे हैं कि जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कीमतें बढ़ती हैं तो कीमतें बढ़ने के ख़िलाफ़ अदालत का दरवाज़ा ज़रूर खटकाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले वो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है जिसका काम है कि वो कीमतों को कंट्रोल करे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हों, देखें कि क्या हो रहा है, कोई देखने पूछने वाला नहीं है। तो उस सिचुएशन में फिर ये सारी जो एक अजीब सी हिजाब की कैफियत पैदा होती है। जी जी फरजाना साहबा, आप एक खातून हैं और ख़वातीन के मसाइल आप बहुत अच्छी तरह जानती होंगी। तो ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो इस चक्की में पिस कर रह गई हैं। आपकी इस बारे में क्या राय, क्या ये सच है? बहुत शुक्रिया मैम। ख़वातीन के मसाइल तो घर की चारदीवारी से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये सिर्फ ख़वातीन ही के नहीं है, उसमें हमारी तमाम जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, भाई हैं, हमारे बहनें हैं, सब के मसाइल उसी तरह से ही हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ये मेल डोमिनेटिव हमारी सोसाइटी है, लेकिन मेल की निस्बत ख़वातीन को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। लाइफ ऑफ फ्रीडम हो गया, लाइफ ऑफ एजुकेशन हो गया, उनको लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी और राइट ऑफ प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस में राइट, ये सब चीज़ सफ़र करना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक अब के ख़वातीन सफ़र कर रही है, सफ़र तो वो हर लिहाज से कर रही है, चाहे अब पढ़ा लिखा तबका है या फिर अनपढ़ हैं, उन सब को करना पड़ रहा है। क्योंकि जब बच्ची एक घर में पैदा होती है तो उसकी तालीम से स्टार्ट लिया जाए तो तालीम के मामले में उसको साइड पे किया जाता है कि नहीं जी बेटे को ज़्यादा पढ़ाया जाए, बेटी को कम। इसी तरह से आगे आप चलें, जो उनका प्रॉपर्टी में राइट की बात की जाए तो राइट्स को तब भी ख़वातीन को इग्नोर किया जाता है। इसी तरह आप आ जाए बिज़नेस में आ जाए, आप किसी भी तरह से आ जाए, ख़वातीन को हमेशा इग्नोर किया जाता है। नहीं मैं अशर साहब, आप हमें ये बताएं, बुनियादी हकूक़ की बात हो रही है, क्या इस मुल्क के अंदर तालीम सब के लिए है? जो हमारा आइन कहता है कि तालीम सब के लिए, लेकिन हम देखते हैं अमली तौर पे तो कहीं नज़र नहीं आती। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। थैंक यू। आपने कहा कि तालीम क्या सबका हक है। हमारा आइन का आर्टिकल 25A ये कहता है कि 5 साल से 16 साल का जो बच्चे हैं
उसकी जो एजुकेशन की ज़िम्मेदारी है वो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट को हर सूरत में उसको एजुकेट करना है। लेकिन अभी जुनेद साहब की मैं बात सुन रहा था तो वो ये कह रहे हैं कि हर आदमी जो है वो कोर्ट में जा सकता है, हर आदमी जो है वो अपने जो प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे जाके बता सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी गवर्नमेंट जो प्लानिंग करती है तो वो प्रोएक्टिव अप्रोच रखे ना। उसको पता है कि इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन है, उनको इतनी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होगी, इतने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चाहिए होंगे, तो वो प्रोएक्टिव अप्रोच क्यों नहीं अप्लाई करते? उनको पता है कि इस एरिया में जायदाद के तनाज़ात हैं। जैसे मेरी बहन कहती है कि ख़वातीन को हकूक़ नहीं मिल रहे, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को हर सेक्टर में प्रोएक्टिव अप्रोच, माहिर बैठे होने चाहिए हर फील्ड के अंदर। उन्हें पता होना चाहिए कि इस एरिया में अगर हॉस्पिटल की फैसिलिटी चाहिए तो उसके जो टॉप के जो लोग हैं वहाँ पे वो सर्विसेज दे रहे हों, वहाँ पे वो प्लानिंग कर रहे हों। तो मैं समझता हूँ सर ये बेसिक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करें। आप ये बताएं कि जो बात किया चौधरी जुनैद साहब ने कि असल इशू अदलिया का नहीं होता, असल इशू होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा डायरेक्शन दी कि फ़ीसों का जो इस तरह होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि किसी भी स्कूल ने तालीम फ़ीस कम नहीं की। और एक बहुत बड़ा इशू ये भी आता है कि हर स्कूल के अंदर जो भी प्राइवेट स्कूल होते हैं जिनको ज़मीन दी जाती है, जिनको सहूलत दी जाती है, उनको कहा जाता है कि इतने बच्चे अपने फ्री रखते हैं। वो हमने देखा कि किसी स्कूल के अंदर वो बच्चे नहीं मौजूद, वो अपनी उन्होंने खाना पूरी की थी। आप इस पर क्या कहते हैं? सर शाह साहब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखें पौने 2 साल हो गए कोविड के पीरियड को। प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस ने, गवर्नमेंट ने जो भी डायरेक्शन दी कि आपने 20% ऑफ करना है, कुछ जगहों पे तो उन्होंने कहा कि 50% भी ऑफ कर दें, तो वो उन्होंने पेरेंट्स को रिलैक्स किया। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं यहाँ पे बैठ के प्राइवेट सेक्टर की नुमाइंदगी करता हूँ, तो हमारे इंस्टीट्यूशंस ने, हमारे क्या पूरे पंजाब के, पूरे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस ने 50% क्या बहुत सारी जगहों पे 100% फ़ी भी ऑफ की है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते नो इशू। 8-8, 9-9 महीने की फ़ी जो थी वो इकट्ठी हो चुकी हुई थी। उसके बावजूद हमने कहा स्टूडेंट को पढ़ाना है, इसका क्या कसूर है। प्रॉब्लम ये था कि अगर हम उस स्टूडेंट से फ़ी चार्ज करते हैं तो अल्टीमेटली वो पेरेंट के ऊपर जा रहा है। वो जो 1 महीने की फ़ी पे नहीं कर सकता, वो 10 महीने की इकट्ठी फ़ी कैसे पे करेगा? नहीं साहब, आपकी गुफ्तगू से पता चल रहा है कि हुकूमत का और आपके दौरान कुछ गैप है। अगर आपने नुकसान उठाया है इस कोविड के में, तो हुकूमत ने आपकी क्या मदद की है या नहीं की? इस पर दोबारा आते हैं, बात करते हैं अभी जुनैद साहब के साथ। जी जुनैद साहब, हमारा जो आइन है वो आवाम के बुनियादी हकूक़ के बारे में क्या कर रहा है या क्या कर सकता है या क्या हो सकता है? देखें, आईन पाकिस्तान एक मुकम्मल दस्तावेज़ है और वो उसको मनोन हमें तस्लीम करना है और उस पर अमल दरामद करना है। हम उसमें से कोई नुक्स या डिफेक्ट पॉइंट आउट नहीं कर सकते। जो चीज़ लिखी गई है उसकी कंप्लायंस ज़रूरी है। तो जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि कहाँ तक ये अमल दरामद होता है, तो मैं फिर वही बात दोहराऊँगा कि अमल दरामद के लिए एक पूरी मैकेनिज़्म है। सिर्फ अदलिया ज़िम्मेदार नहीं है इसकी, बल्कि एक हुकूमत है, एग्जेक्टिव है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारे जिम्मेदार हैं कि वो इन हकूक़ की पासदारी। सर देखें, अभी तो हम बात करें आपसे, चूँकि आप अदलिया की रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप चूँकि चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अदलिया वकल ने आवाम के लिए क्या इक़दाम किए? अभी तक फीसें वही चल रही हैं जो कोर्ट फीसें होती हैं, अभी तक वही सिस्टम चल रहा है। आपने इस तो वकला तहरीक में आके अपने हकूक़ तो ले लिए, क्या आवाम को भी हकूक़ मिले? नहीं, ज़रूर इसमें रोल है लॉयर्स कम्युनिटी का। बल्कि ये जो बेसिक पटिशन थी, ये पिंडी के एक लॉयर हैं, उन्होंने फ़ाइल की थी फ़ीसों के लिए, और उन्होंने अपना जो डिसीजन था कोर्ट्स का वो दिया इस हवाले से कि प्राइवेट सेक्टर में जो फ़ीसें हैं वो कम की जाएँ, और वो कम हुई। अब इनकी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है पीरा के नाम से, तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करे, जैसी डायरेक्शन दी गई हैं उनको फॉलो कराया जाए और उसका नफाज किया जाए। बिल्कुल सही जी फरजाना साहिबा, आप इस बारे में क्या राय देती हैं? मैं चौधरी साहब की बात से एग्री करती हूँ कि आइन जो है, आइन में तो तमाम लोगों के हकूक़ की वे पासदारी करता है, उसने राइट्स दे दिए हुए हैं। बात सिर्फ इस चीज़ की अब उसके इम्प्लीमेंट करना,
आइन में तो किसी जगह कोई कमी, कोई ऐसा नहीं है, कोई कोताही नहीं है, कोई कमी नहीं है किसी तरह से भी। अब इम्प्लीमेंट करना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, कैसे करती है, उसके लिए एक मैकेनिज्म जैसे करे, उसकी एक ज़रूरत है कि वो उसको अप्लाई करें, लोगों को उसकी अवेयरनेस दी जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों के राइट्स उनको मिले, लोगों को उनके राइट्स बताए जाए। अक्सर लोगों को राइट्स अपने पता ही नहीं है, जो आम पब्लिक है उनको अपने राइट्स ही नहीं पता। उनके साथ आए दिन जो रोड्स पर या घर में या ऑफिस में अजीब बिहेव होता है, उनके साथ अजीब से उनके साथ मसाइल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग ये नहीं जानते हमारे राइट्स क्या हैं और हम अपना दिफा कैसे कर सकते हैं। तो वो कैसे यहीं से बात आपसे शुरू करेंगे। अभी टाइम हो रहा है वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम, खुश आमदेद। वक्फे से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, सिलसिला गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं। फरजाना साहब से ये क्वेश्चन था कि बुनियादी हकूक़ की अवेयरनेस या शोर आवाम तक नहीं पहुँच सका 70 सालों के अंदर, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल शाह साहब, आप बिल्कुल ठीक करते हैं कि लोगों को, आम लोगों को जो अपने हकूक़ है उसका नहीं पता। आप पढ़े लिखे लोगों से आप पूछ लें कि आपके राइट्स क्या हैं। हमारा मुल्क इतना गरीब है कि वो अपने सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, इससे तो बाहर वो बात ही नहीं करता। उनको अपने राइट्स बिल्कुल नहीं पता है कि हमारे हकूक़ है क्या, या हमने किससे क्या क्लेम करना है। इतनी गुर्बत के बाद वो तो सिर्फ अपने हैंड टू माउथ अपनी रोज़ी रोटी, अपनी फैमिली को पालने की तरफ तवज्जो करता है। ये इसके लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को अवेयरनेस दे, लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, लोगों को प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे सेमिनार करवाए जाए, ऐसे प्रोग्राम करवाए जाए, ऐसे लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए आपके थ्रू, यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम करवा के लोगों को बताएं कि आपके राइट्स क्या हैं। आपकी कानून ने और आइन ने तो आपको मुकम्मल, आपको जो लाइफ को ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, लेकिन वो प्रोटेक्शन इम्प्लीमेंट नहीं होती है। आप यहाँ से बाहर आप जाएं, आपको लाइफ ऑफ फ्रीडम आपके पास नहीं है, ठीक है। आप कुछ बोलना चाहें किसी फोरम पे जाके, आपको यहाँ से 2 कदम आगे जाएगा, आपको उसकी परमिशन नहीं है। आप एक खातून है, आदमी है, बच्चा है, कोई भी आप तालीम हासिल करना चाहें, आपको एजुकेशन का राइट नहीं है, आपके प्रॉपर्टी में आपको राइट, आपको वो नहीं है। गवर्नमेंट साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं अक्सर अपने दोस्तों से ये कहता हूँ, जो सब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, मैं कहता हूँ गोरे ने, अंग्रेज़ ने हर डिपार्टमेंट के अंदर एक कंप्लेंट रजिस्टर रखा होता है। मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी ने उस पर कंप्लेंट की हो। अगर उसकी रेशो देखें तो माइनस पे जाती है, वरना हमें कहीं प्रॉब्लम, कितने प्रॉब्लम जो हम आम तौर पे डिस्कस करते हैं बैठ के, लेकिन हम उस रजिस्टर पे लिखना गवारा नहीं करते। वो लिखने इसलिए भी गवारा नहीं करते कि वो जाके देखा जाता है ये लिखने वाला कौन है, पहले इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इसको कैसे हिम्मत हो गई है, ठीक है। वो रजिस्टर तो आपने सिर्फ एक सिंबॉलिक के तौर पे रखा होता है, अदरवाइज आपको परमिशन नहीं है लिखने की। सही नहीं, लेकिन हमने आम प्रैक्टिस देखी गोरे अंग्रेज के दौर में, लेकिन ये अगर हम उनको फॉलो किया होता तो आज हम इतने पीछे ना होते। सही। अपना नईम अशरफ साहब, आप आइन स्कूल सिस्टम को भी चला रहे हैं, एक बड़ा अदारा है आपका जो इस वक्त वर्किंग में आ रहा है, और आप अपने जो स्कूल प्राइवेट एसोसिएशन है उसके भी अहदेदार हैं। आप हमें बताएं कि तालीमी अखराजात दिन ब दिन बढ़ हैं, और
हम ये समझते हैं कि आपके भी अखराजात बढ़ गए हैं, चूँकि पहले कैमरे नहीं लगते थे, पहले गार्ड नहीं होते थे, बहुत से मसाइल थे, डेंगू नहीं था, कोरोना नहीं था, तो आपको ये चीज़ें सारी मेंटेन रखनी पड़ती हैं। लेकिन इनको रोकना तो आपका फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है। आम आदमी तो आपके आगे हर वक्त हाथ फैलाए बैठा रहता है। शाह साहब, जो पहले आपने क्वेश्चन किया था, आपने कहा था ब्रेक के बाद मैं आपसे जवाब लेता हूँ। आपने कहा लगता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट के दरमियान कुछ गैप नज़र आते हैं। ऐसे ही यस, गैप इज़ देयर। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, आपके इस प्लेटफॉर्म से, कि जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं, जब भी वो कोई वर्किंग स्टार्ट करते हैं, उसमें अपने सारे स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे, एक टेबल पे बिठाएं, उनसे बात करें, डिस्कस करें कि ये हम करने जा रहे हैं, उनकी इनपुट लें, इनपुट लेने के बाद फिर डिसीजन करें। यस, देखने में आता है पिछले 2 सालों में, 3 सालों में बहुत ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में चेंजेस करने की कोशिश की जा रही हैं। कुछ नामे ग्रामी चंद लोगों को वहाँ बिठा दिया जाता है कैमरा के सामने, या उस मीटिंग में बिठा दिया जाता है और कहा यह जाता है कि जनाब हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया था, उसके बाद इनके डिसीजंस को सामने रखते हुए, इनकी इनपुट को सामने रखते हुए हमने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर 85% जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वो 2000 से 5000 फीस लेने वाले हैं। जो आप जिनको कहते हैं ना, अक्सर मैं सुनता हूँ ये लफ्ज़ माफिया, माफिया का सुनता हूँ। ए क्लास है सर, वो है कितने? वो 5% है, 7% है, इससे ज़्यादा नहीं है जो 20,000 से 30,000 या 50,000 फीस लेते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके इस फोरम से कि जब भी गवर्नमेंट जब भी कोई प्लानिंग करने लगे तो इन 85% अदारों को अपने साथ, उनके सरबराहान को अपने पास बुलाएं, उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी प्लानिंग करें। फिर आपका जो दूसरा जी तालीमी अखराजात बहुत बढ़ रहे हैं दिन ब दिन जी, तो वो तालीमी अखराजात तो इसमें कोई शक नहीं है, रोज़ाना बढ़ रहे हैं। आप देखें जो रेंट है उसके ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं, कोविड टाइम पे भी पे करते थे। पहले जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो रेजिडेंशियल में शुमार होता था, आजकल वो कमर्शियल हमें उसका करना पड़ता है। ओल्ड एज बेनिफिट है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है। आप देखें अल्टीमेटली आप ये किसके ऊपर सारा एक्सपेंस डाल रहे हैं। आपने जब कोई इंडस्ट्री जिसको ग्रो करना होता है ना, आप चाइना की मिसाल ले लें, जापान की मिसाल ले लें, जब किसी इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाना होता है ना तो आप रिबेट देते हैं, आप उसको बेनिफिट देते हैं, आप कहते हैं कि कोई भी आ जाए इस इंडस्ट्री को रन करे, हम उसको फलां बेनिफिट देंगे। भाई आपकी एजुकेशन इस वक्त 100 लिटरेसी में 113 से 125वें पे चली गई है। इसका मतलब है इस सेक्टर में बहुत काम करना है। 200 ममालिक में से आप 125वें नंबर पर हैं, इसका मतलब है काम करना है। तो काम कैसे होगा? प्राइवेट सेक्टर को बीच में मिलाएं, जो 40% का कंट्रीब्यूशन आपके साथ कर रहा है, उनको एक टेबल पे बिठा के उनके साथ प्लानिंग की जाए, उनके साथ मिल के शाम के वक्त आपके स्कूल सारे फारिग हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर, उसमें बुलाएं प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को। अगर आप खुद नहीं मैनेज कर सकते तो उनको बुलाएं, वो इन चीज़ों को लेके चलें। सर अल्टीमेटली आप जब भी कोई एक्सपेंस बढ़ाते हैं तो वो पेरेंट्स की पॉकेट पे जा रहा है। आज मैंने जैसे भी कहा कि 22.8 मिलियन जो बचा था, साहब इसको कम करने के क्या इक़दाम हो सकते हैं आपकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से? जैसे आपने कहा कि बिलासुद कर्जे होने चाहिए, रिलीफ देना चाहिए, रिबेट देना चाहिए, तो मजीद क्या इक़दाम होने चाहिए? सर मैं समझता हूँ आप एजुकेशन एमरजेंसी नाफिज कर दें। बिल्कुल ठीक है। कोई भी आप फॉरेनर्स को इन्वाइट करें कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में आके काम करें, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनको इन्वाइट करें कि जनाब ज्वाइंट वेंचर करें, हमारे स्टेक होल्डर के साथ ज्वाइंट वेंचर करके एजुकेशन को ऊपर लेके जाएं। आप अपने बच्चों को स्कॉलरशिप दें, उनको बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भेजें। आज देखें एक बच्चा यहाँ से डिग्री लेता है, वो बाहर जाके सर्विस देता है, वो डॉक्टर बनने के बाद बाहर जाके वो कहता है मुझे तो यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा। लेकिन नईम साहब एक बात तो आप तस्लीम करेंगे, मैं इस बात से आपके कि आम तौर पर यही ख्याल किया जा रहा है कि ये जितने प्राइवेट तलीमी इदारे ये कमर्शियल हो चुके हैं। इससे बात करेंगे लेकिन जो हिसाब से सवाल करते हैं। जी चौधरी साहब, क्या हमारा मुल्क इस वक्त आइन के मुताबिक चल रहा है? मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले माजरत के साथ जवाब दूंगा। हमारे मुल्क का जो आइन के मुताबिक चलना है ये बहुत पहले से ख़त्म हो चुका है। अगर वे बैक हम जाएँ तो शायद जब से पाकिस्तान बना है तो पहले 10 साल देख लें, जब आइन बनाने की कोशिश की गई, फिर 58 में आइन बना तो वो आइन जो था वो एक फ़र्द वाहिद की मंशा के मुताबिक बना। 62 का आइन ऐसे ही था। एक वाहिद 1973 का आइन बना जो कंसेंसस के साथ तमाम पार्टियों के साथ मिलकर वो बनाएगा। लेकिन हमारी हमेशा से लेकिन सर ये भी तो देखें कि 73 का आइन बना है, उसके साथ ही तरमीम शुरू हो गई। नहीं, तरमीम वक्त की ज़रूरत होती है, तरमीम कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन उसका मकसद और मंशा उन तरमीम का ये होना चाहिए कि मुल्क जो है वो जमहूरी हो और जमहूरियत की तरफ जाए।
अब एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको हम, जिसकी सैंक्टिटी है, जिसको हम बड़ा मुकद्दस किताब समझते हैं, खुसूसन हम कानूनदान तो उसको बिल्कुल अपना एक गाइड बुक समझते हैं कि हमारी गाइडलाइन है, लेकिन जो 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 अनासिर हमेशा से हुकूमत को चलाते रहे हैं, उन्होंने कभी भी उसको, उस किताब की परवाह किए बगैर इस मुल्क को चलाया। और आज जितने मसाइल का हम शिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि अपने आइन को कभी भी ना नाफिज करने की कोशिश की, ना उसकी रूह को समझा और ना ही उसके मुताबिक अमल दरामद किया। अब मैं आपकी बात करना माजरत सर, क्या ये बार और बेंच का फासला नहीं है? जी, बार और बेंच डेफिनेटली एक, मैं इसमें ज़रूर ये कहूँगा कि बार तो हमेशा से अपना रोल अदा करती रही है। मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर के सामने भी खड़ी होगी और हर डिक्टेटरशिप को रेजिस्ट किया बार ने, लेकिन अदलिया की हद तक थोड़ा बहुत ये है कि अदलिया को प्रेशराइज किया जाता रहा। और ये बातें तस्लीम शुदा उन रिटायर्ड जजेस के मुँह से कि जब उन्होंने भुट्टो के जुडिशल मर्डर को तस्लीम किया कि वो दबाव में आके फैसले हुए, और इसी तरह माजी करीब में भी हुए। मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये भी बता दूं कि ये वही अनासिर हैं जो वकला बरादरी को और बार को भी दबाना चाहते हैं, जिसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल इस्लामाबाद में होने वाला ऑपरेशन है, जिसके तहत बड़ी अच्छी बात की, मैं 400+ चैम्बर्स गिराए गए, वकला को दरबदर किया गया, जेल में डाला गया, उनकी बेतौकीरी की गई, उनको बेरोज़गार किया गया। और ये सिर्फ उन्हीं अनासिर के हाथों हुआ कि जो नहीं चाहते कि वकला बरादरी एक स्टैंड लेके एक अपोजिशन का रोल अदा करते हुए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करे और उन अनासिर को बेनकाब करे कि जो इस मुल्क के में आइन को चलने नहीं देते। चलिए साहब, अभी आपसे बात करेंगे उन वकला की जिन पे FIR हैं, जिनको कैदोबंद की सोबतें, वो आपसे दोबारा क्वेश्चन करते हैं। अभी फरजाना साहब से, अगर किसी इंसान के बुनियादी हकूक़ पामाल हो रहे हों और उसके पास पैसा भी ना हो, और हुकूमत का जो तरीक़ाकार है वो तो आपको पता है बहुत ही पेचीदा और लेंथी है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हुकूमत का तरीक़ाकार तो बेशक मुश्किल है, टफ़ है, लेकिन यह तरीक़ाकार ज़रूर है। किसी को कानून अपने हाथ लेने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उसके लिए मुख्तलिफ NGOs हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफार्म ऐसे हैं कि जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, तो उस तरफ उनको रुख करना चाहिए। और अदालतों का रुख, हमारे अदालत के अंदर भी बहुत से वकला साहबान ऐसे बैठे जो उनको फ्री अपनी सर्विसेज से प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। लेकिन हमने देखा उसमें भी फंडिंग रेज होती है। ये फंडिंग रेज करना वकला का काम नहीं होता है, उसमें वो बड़े फ्री उसको करते हैं, उसमें उनको नहीं होता कि, लेकिन यहाँ फंडिंग का आता है वो तो NGO से रिलेटिव होता है, और वो भी एक ख़ास वक्त के लिए अपना काम करते हैं। जी, लीगल एड, ये अब देखा जाए तो मौजूदा गवर्नमेंट ने ये अभी अपना एक पोर्टल वो स्टार्ट भी किया लीगल एड के हवाले से भी। ये छोटे छोटे स्टेप है, इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, जो कि इससे पहले नहीं लिए गए। तो बाकी ये है कि टफ ज़रूर है, अपने राइट्स के लिए निकलना पड़ता है, चाहे इन अदारों की तरफ रुख करे, चाहे अदालतों की तरफ करे, चाहे मुख्तलिफ NGOs की तरफ करे, चाहे किसी तरफ भी करे, लेकिन ये कि आपको लीगल वे जो अप्रोच करना चाहिए। फरजाना साहब, आपकी मौजूदा फ़ायदा उठाते हुए आम आदमी सरकारी वकील कैसे हायर कर सकता है? नहीं, आम आदमी सरकारी वकील तो मौजूद है, वो इसीलिए मौजूद है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनका वो फ्री केस। बात वही होती है कि उसका तरीका अगर बहुत लेंथी है। नहीं, उसका कोई तरीका लेंथी नहीं है, उसके लिए तो आप आ जाते हैं, आप कहते हैं जी मेरे पास मैं फ्री नहीं कर सकता, पहले तो हमारे नाज़रीन को जरा बताइएगा। आप उसका प्रॉपर तरीका ये है कि आप अगर कोर्ट्स में आते हैं कि जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी अदालतें बैठी हैं, हमारे सेशन कोर्ट्स हैं, जुडिशल कोर्ट्स हैं, हर कोर्ट्स में स्टेट काउंसिल मौजूद हैं। आप डायरेक्ट कोर्ट्स को कह सकते हैं जनाब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा केस फ्री किया जाए, मुझे अदालत अपना एक वकील प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट लेवल पे करे, तो कोर्ट अब उनका केस उन सरकारी वकला से उनको बता देती है, उनका रब्ता करवा देती है कि आप इनका केस करें। उसके लिए तो बहुत से लोग ऐसे जो हमारे जो यंगस्टर हैं वो भी केस उनका प्रोसीड करने के लिए रेडी है, वो इशू नहीं है। अदालतें भी असिस्ट करती हैं और वकला साहिबान भी असिस्ट करने के लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात कर रही हैं, इस गवर्नमेंट को क्रेडिट देते हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना ही मैं इस गवर्नमेंट से हूँ, ना पिछली गवर्नमेंट से हूँ। यस, इन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए। मेरा पिछले दिनों मुख्तलिफ थानों का चक्कर लगा, उनका सिस्टम देखने के लिए हम स्टडी करने गए अपने स्टूडेंट्स को साथ लेके, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई शाह साहब कि आज अगर किसी ने 15 पे कंप्लेन की तो आज रात से पहले उसको रिजॉल्व करना है, एटलीस्ट उस पर एक्शन लेना है। आपका वो जो आप बात कर रही हैं, वो जो पोर्टल बन गया, वो जो ऐप बन गया, उसके अंदर ख़वातीन अपने आप को रजिस्टर्ड कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम होता है, यस इस गवर्नमेंट ने, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे इकदाम हैं। लेकिन वो जो आप कहती हैं ना कि वकील
जो है अब सरकारी कर सकती है। मैं आपसे परसेंटेज पूछना चाहूँगा, क्या परसेंटेज है? मैं एक आम बंदा हूँ, मैं तो अपना वकील करने जाता हूँ या थाने में कोई रिपोर्ट करवाने भी जाता हूँ ना, तो वो अभी तो कुछ कम हो गया, पहले बोलते थे वो तो अपना जो पेपर जिस पे लिखना होता है ना वो भी हमसे मंगवाते थे। तो वो मैं आपसे क्वेश्चन ये करूँगा, क्या परसेंटेज है? आप तो रोज़ाना के उसमें केसेस देख रही होती हैं, कितने वकील हैं जो सरकारी हैं और वो आम लोगों को खिदमत दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करने लगा, बड़ी तल्ख एक हकीकत है कि जो आने वाले आते हैं वो ये देख कर आते हैं कि मैंने इस दुकान पे जाना है या इसमें उसके अपनी पॉकेट में इतनी मनी लेकर आता है, ठीक है। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो अदालतों से भी रब्ता करते हैं और अदालतें भी उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं और वकला साहबान भी करते हैं। हाँ, जो शख्स ये कहता है कि जी मैंने जो फ़लाँ वकील करना है, सुप्रीम कोर्ट का फ़लाँ वकील करना है, ये भी उनके माइंड में होता है। और जिसने सरकारी वकील करना है अपनी पॉकेट को देखते हैं उसको उस सरकारी वकील का भी पता है और ये भी पता है कि उनसे सिंगल पेनी चार्ज नहीं करेगा। मेरा क्वेश्चन था परसेंटेज क्या है? क्या कोई परसेंटेज नहीं है? नो 1% 2% जो हैं वो लोग सरकारी वकील कर रहे हैं कि इससे ज्यादा रेशियो है? सरकारी वकील जो करने का रेशियो है ना वो बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। इसका मतलब है कि उसके अंदर अभी भी फ्लॉज मौजूद हैं, उसके अंदर अभी भी वो उस तरह से सरकारी वकील प्रोवाइड नहीं कर रहे। मुझे तो पता भी नहीं था, आपके अभी डिस्कशन हो रही तो मुझे पता लगा कि सरकारी। तो मैं शाह साहब जो आपने पहले क्वेश्चन किया था ना, मीडिया की ये बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी एक अपना रोल अदा करना है। शाम के वक्त जो प्राइम टाइम होता है ना, उसके अंदर सिर्फ पॉलिटिशियंस को बुला के तो आप डिस्कशन करके एक दूसरे के ऊपर वो कीचड़ उछाल के उस प्रोग्राम को ख़त्म ना करें। मैं कहता हूँ कि मीडिया इस तरह की पॉजिटिव चीज़ों पे काम करे, इस तरह की चीज़ें हाईलाइट करे, रोज़ाना की बेसिस पे जो डेवलपमेंट हो रही है ना कंट्री के अंदर, जो चीज़ें आगे चल रही हैं उसको लेकर आए, बजाय इसके कि मीडिया एक नेगेटिविटी फैलाए, जी आज फलां जगह ये हो गया। आज आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट ना करें, ये जो पॉजिटिव काम हो रहे हैं ना इनको भी करें, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट को। फिर आपसे वही क्वेश्चन करूंगा पहले वाला कि बुनियादी हुकूक में हर बच्चे का स्कूल जाना लाजमी है, कहाँ तक कामयाब हुई हुकूमत और कहाँ तक कामयाब हुई आवाम? मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, कामयाब नहीं हुई। कामयाब करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ऊपर टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप पे लोग हैं, थिंक टैंक है ना, वो सही क्वालिफाइड होने चाहिए। उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए और प्लान करें ना कि कितने अरसे में क्या क्या काम करना है। अभी मैं सिर्फ आपको सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर आपको बताता हूँ, विद इन 2 मंथ्स हमें कहा जाता है कि जी आप सिंगल नेशनल करिकुलम है जी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है जी, वो इम्प्लीमेंट कर दें। कैसे करें? जिस बाप ने किताबें खरीद ली हैं, ऑलरेडी 1 साल का पूरा प्लान कर लिया। बेशक आपने सेशन जो है वो अगस्त में शुरू किया, 90% जो सेशन है वो मार्च में शुरू होता है, अप्रैल में शुरू होता है। जिसने एक दफ़ा वो कोर्स खरीद लिया वो कैसे अफोर्ड कर सकता है 10,000 या 5,000 रुपये की चीज़ें? तो सर मैं फिर ही कहूँगा कि प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है किसी भी सिस्टम को चेंज करने। नहीं सब बड़ी अच्छी बात की, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, इसलिए हम भी एक वफा कर रहे हैं और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सिलसिला गुफ्तगू इसी से अगर शुरू करेंगे जहाँ पे रुका है। नाज़रीन एक वक्फे के साथ
जी चौधरी साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जैसे पिछले दिनों बहुत सारे वकला के चैम्बर्स गिरा दिए गए, उनको इतनी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनकी जो है इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया गया और उनकी रेपुटेशन को ख़राब किया गया, और उनका जो एक यानी क्या कहते हैं कि बिल्कुल ही वो लोग ऐसे हो गए होंगे यकीनन कि जैसे किसी का घर तोड़ दिया गया हो। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले तो इस बात के जवाब में अपने इज़हार अफसोस करता हूँ, इज़हार हमदर्दी करता हूँ, और मैं ख़ुद को जब देखता हूँ तो मैं भी उन मुतासरीन में भी शामिल रहा। फिर मैं उस तमाम प्रोसेस का हिस्सा रहा जहाँ पे हमारे वकील भाई गिरफ़्तार हुए और उनकी ज़मानतें हुई और जेल में रहे। वो तमाम एक कर्बनाक सूरत हाल थी। तो मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि बार जो हैं वो हमेशा अपोजिशन का किरदार अदा करती हैं। ये एक साजिश के तहत बार और बेंच को लड़ाया गया, बेतुकीरी की गई वकला की, बेरोज़गार किए गए वकला, और बार और बेंच आपस में लड़े। अब देखना यह कि इस सूरत हाल का हल क्या है, आइंदा हमने क्या लाया अमल अपनाना है। तो मैं अपने तमाम वकला साथियों को यही कहता हूँ कि वो अपने आप में इत्तेहाद रखें, अपने आप को यूनाइटेड रखें, और बहुत जल्द ये तमाम जो मुसीबतें हैं, जो क्राइसिस है, ये गुज़र जाएगा। अफसोस इस बात का है कि हुकूमत ने इस तमाम तर सूरत हाल में हमारा कोई साथ नहीं दिया। कोई हुकूमती शख्सियत आगे नहीं आई जिसने कोई एक स्टेटमेंट जारी की हो या उनको किसी हवाले से वकला को सपोर्ट किया हो या उनको कंपनसेट किया हो या कोई और ऐसा नया अमल तैयार किया गया हो कि जिससे हम इस क्राइसिस से निकल सकें। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि शायद हम इस क्राइसिस से एक दिन निकल आए। इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब ने भी कोई इक़दाम आपके फेवर में किए या? देखें, चीफ जस्टिस साहब का मैं डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहिए, हमें अदलिया और बेंच की बात करनी चाहिए। अदलिया की तरफ से ये ज़रूर हुआ कि बेलें मंजूर हो गई, लेकिन ये कि अभी भी वकला बहुत क्राइसिस में हैं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशंस पड़ी हैं, उनके खिलाफ बार काउंसिल में एक्शंस पेंडिंग पड़े हैं, उनके खिलाफ 780 लगी हुई है। और जो अफसोसनाक, जो ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि जिस तरह भी रिसेंटली लाहौर में वाक़या हुआ जहाँ पे एक वकील साहब एक कॉपिंग ब्रांच के शीशे तोड़ रहे थे, तो ये इस कदर ज़िच करने वाली सूरत हाल थी कि जब एक नौजवान वकील अपने घर से पैसे लेके आता है और वो अपने घर के से लाए हुए अपनी माँ बाप की कमाई कुछ चीज़ों को बेच के वो एक चैम्बर बनाता है और उसको इस तरह रोन दिया जाए कि जिसका कोई नोटिस ना लिया जाए, कोई पुरसाने हाल ना हो, तो उसका रिएक्शन क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? आल्दो मैं उस रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, कोई नोटिस इशू नहीं किए गए थे? रातों रात ही मैंने सुना है कि चैम्बर गिरा दिए गए थे। एब्रप्टली और अनफॉर्चुनेटली हमारे सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर लिखा है जो कि वो लिखने के अहल नहीं थे। एक्चुअली वो उन्होंने जो ऑर्डर करना था, अगर कोई ऐसी बात थी तो वो सुपरिटेंडेंट के ज़रिए वो ऑर्डर करते हैं, लेकिन वो इन राइटिंग फॉर्म में वो आया और वो 2 चैम्बर्स के बारे में आया और वो 2 चैम्बर्स आज भी खड़े हैं। वो जो 2 गिरने थे वो कायम है और उसकी जगह 400 चैम्बर और गिर गया। तो वो लॉयर्स की फाइलें थी, उनके ऑफिसेज थे, उनके केसेस थे, उनके और बहुत सारी चीज़ें थी। बिल्कुल, मैंने सुना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देकर जाते हैं आप लोगों को। लेकिन चलें, वो तो एक नुकसान हुआ ना, जो नुकसान उससे पैदा होने वाली सूरत हाल से हुआ, जो रिएक्शन आया, उस रिएक्शन के नतीजे में छापे पड़े, उनको हरासमेंट किया गया, ख़वातीन हमारी बहनों के घर छापे पड़े, उनकी जालियाँ काट के पुलिस वाले अंदर घुस गए और उसके बाद उनको जेल में जाना पड़ा, फिर आगे और अजीमत का सामना करना पड़ा। मैं यहाँ पे जुनैद साहब से ये बात करें, मैंने भी रिसेंटली सोशल मीडिया पे देखा, एक वो नौजवान वकील है, वो शीशे तोड़ है उसके स्टेट बैंक के शायद। तो मैं नहीं साहब, एक बात बता दूं कि चौधरी साहब ना सिर्फ वकील हैं, माहिर कानून है, बल्कि प्रोफेसर भी हैं इस तो मैं इसीलिए चूँकि पब्लिक हमें देख रही है, हमें हमारी जनरेशन देख रही है, आवाम देख रही है, तो मैं इनसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या हर फील्ड में ऐसे ही अगर कहीं हमारी सुनवाई ना हो तो हमें वहाँ जाके इस तरह से तोड़ फोड़ करके अपने आप को मनवाना है, या कोई इसका और भी कोई तरीका है? मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारी यहाँ पे करैक्टर बिल्डिंग नहीं हो रही है, हमारी यहाँ पे तरबियत नहीं हो रही है। हम एजुकेशन तो दे रहे हैं, अदारे बने हुए हैं, बेशुमार अदारे बने हुए हैं, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी। तरबियत करने की ज़रूरत है, हमारे अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, थाने में जाता हूँ, कोई रिपोर्ट कराता हूँ, वहाँ पे वो विद इन 5 मिनट्स हमारा जो केस है ना उसको हल करने की कोशिश करे। सर,
प्रॉब्लम वहीं पे आती हैं जहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या वो तो एक वकील था ना, वो डंडे लेके जाके तो तोड़ के दिखा सकता था, उसको पकड़ने वाला भी शायद कोई ना हो क्योंकि उसको कानून का पता है कहाँ से मैंने बचना है, कहाँ पे जाना है। तो क्या बाकी सारे जगहों पे भी हमें ऐसे ही करना होगा? देखिए अनफॉर्चुनेटली बगैर देखे और बगैर सोचे समझे हमारी करैक्टर असैसिनेशन हो जाती है लॉयर कम्युनिटी की। बात दरअसल ये है कि ना कभी मैंने किसी ऐसे एक्शन को की सपोर्ट की है, ना किसी को मैंने कहा कि जी बहुत अच्छा किया, लेकिन मामला ये है कि इस कदर रिच कर देना या दीवार के साथ लगा देना कि कोई ऑप्शन ना रहे, और अनार्की की सिचुएशन इसी को कहते हैं, जहाँ पे आपकी सुनवाई ना हो। और जहाँ तक बात है कि वो मेरे भाई ने कहा जी वो कहाँ के शीशे तोड़ दिए, इनको बात भी पूरी पता नहीं है कि कहाँ के शीशे क्यों टूटे। वो कॉपिंग ब्रांच के शीशे टूटे थे, और कॉपिंग ब्रांच के शीशे इसलिए टूटे कि फरवरी से एक नकल अप्लाई की हुई है और वो अक्टूबर तक नहीं मिलती, तो वो क्या करे, वो किस जगह सुनवाई कराए अपनी। और जिस दिन से शीशे टूटे हैं उस दिन के बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन लगा दिए गए हैं कि जनाब ये फौरी तौर पर कापी मिलेगी, ये ज़रूरत है चेक एंड बैलेंस की। अगर कोई शख्स इस तरह की एक्शन करके वो अगर इस्लाहत ला सकता है तो फिर मेरे ख्याल से इस एक्शन की को हमने कंडेम नहीं करना चाहिए। सिमिलरली इस्लामाबाद वाक़े की भी मैं इसी तरह तायद करता हूँ कि हम उसको सपोर्ट नहीं करते, कंडेम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ उस नेज पे लेके जाएगा वकीलों को जहाँ पे उनके पास चॉइस कोई नहीं थी। साजिश के तहत जुडिशरी को और बार और बेंच को लड़ाया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरेगा और ये सारे हालात समझ में आएंगे तो उनकी हालात में भी बेहतरी आएगी। फरजाना फैसल साहब, अब हमें ये बताएं, आप नायब सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार की, क्या किया अभी तक आपने अपने टेन्योर के अंदर? देखिए जैसे चौधरी साहब ने कहा है कि ये जो वक़ूआ हुआ था फरवरी का, तो इसको किसी सूरत भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हालात ऐसे जिसकी वजह से ये इस तरह इसका रुख इस तरह से हो गया, इसने ये रंग अख्तियार कर लिया। जितनी भी देखा जाए तो यहाँ पर बार और बेंच के दरमियान कभी डिस्टेंस रहे, हमारे बहुत से मामला, हमें कोई शिकायत हो तो हम अदालतों का रुख कर लेते हैं, हम अपने जजी से जाकर मिल लेते हैं। इसी तरह से हमारे जजी साहबान को कोई इशू है तो वो बार से रब्ता कर लेती है कि बार एसोसिएशन से कि ये इशू है, इनको रिजॉल्व किया जाए। उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ था, आई थिंक सैटरडे की रात थी, दिन था, और हमें रब्ता किया गया वेस्ट सेशन जज वेस्ट ने कि ये 2 चैम्बर बनाए गए हैं, आप इनको ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं पार्किंग का, तो काइंडली इनको डिमोलिश कर दें। तो सेक्रेटरी साहब ने हमारे यही कहा था कि जी आप एक दिन सैटरडे संडे का वेट कर लें, मंडे को आएंगे तो डिमोलिश कर देंगे। लेकिन ये कि अब संडे का इंतज़ार क्यों नहीं किया गया, मंडे तक का क्यों नहीं वेट किया गया, और मंडे को जब हम आए हैं तो वो 2 चैम्बर गिराते, भले गिरा भी देते फ़र्ज करें, लेकिन उन्होंने अगर उन 2 चैम्बर्स का सहारा लेकर वकला के खिलाफ कोई ख़ास मिशन था, खास एक प्लान बनाया गया था, तो फिर इस संदेशा भेजने की भी क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल सही। अपने आप को इतना बरिया ज़िम्मा करार देने की क्या ज़रूरत थी? मैं ये भी करूँगा, नईम साहब से करूँगा, कोरोना में आपके वकला बड़ी बुरी तरह पेश किए थे, चूँकि अदालतें बंद थी, सिस्टम कोई था, उनके मुझे पता है कि उनके घरों के चूल्हे जलाने बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसमें आप दोनों साहबान से, चूँकि आप रान में वकला बरादरी के, तो दोनों से 1 बाय 1 2-2 मिनट की बात करना चाहूँगा कि क्या इक़दाम किए वकला को सपोर्ट करने के लिए? हमारे बार ने अपने तौर पे तो वकला को सपोर्ट करने के लिए तो बहुत कोशिश, क्योंकि उनके बार एक हमारा घर है, हमारी माँ है, हमें पता होता है कि हमारे बार को कौन से वकला साहबान किस तरह सेवा गुजार रहे हैं। तो हमारे बार ने अपने तौर पे ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको डिस्क्लोज करना मुनासिब नहीं है, हमने अपने तौर पे कोशिश की है कि हमने इक़दाम भरपूर किए। लेकिन इस वक्त में कोरोना के वक्त में, या ये जो हमारा मौजूदा हमारे लिए तो ये मौजूदा वक्त जो गुजारा ये उस कोरोना से कहीं ज़्यादा टफ बदतर था कि जिस तरह से हमारी गिरफ्तारियां हुई, चादर और चारदीवारी की तकद्दुस का पामाल किया गया, जेलों में डाला गया, हमने जैसे वो सफ़र किया, वो हमें पता है हमारे लिए कोरोना कोई अहमियत नहीं रखता। हम लोग जब स्टार्ट में आते तो उस वक्त भी इस काले कोड के तकद्दुस को हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हमने इसके तकद्दुस को कैसे इसको बहाल रखना है, किस तरह से इसको लेकर। क्या इसमें खवातीन को भी अरेस्ट किया गया? हमारी खवातीन, हमारी 5-6 खवातीन हैं, उनको आधी रात को जाके उनके घरों में हैवी जो नफरी ले जाके उनके जी रेड किया गया और गिरफ्तारियां की गई, उनको जेलों में डाला गया बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी उनके पास कोई प्रूफ ऐसा नहीं था, और उनको सफ़र करना पड़ा गया। इस मामले में थोड़ा सा करना चाहिए था हमने तो अपने तौर पे, जैसे या यहाँ पर फिर आ जाती है बात राइट्स की आ जाती है। यहाँ राइट्स हमारे क्या, देखिए घर के अंदर अगर बच्चे कोई लड़ाई झगड़ा करते कुछ हो जाए तो वो अपने बड़ों को कहते हैं। इस यहाँ पर भी हम अपने राइट्स ही के लिए हाई कोर्ट किए थे, किसी ने ये नहीं कहा था कि हम हाई कोर्ट में अटैक करते हैं, किसी ने
कोई प्लान नहीं किया था। इसी तरह से सीनियर्स गए थे, सीनियर तो देखे ग्रूमिंग करते हैं अपने बच्चों की, उनके साथ जाके उन्होंने कहा कि खुद प्रोफेसर मैं अक्सर कहता हूं, और ये अदारों का भी है, जैसे सर कह रहे थे कि तालीम और तरबियत ये तो वहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए कि लीगल और मॉरल एथिक तो वहाँ से हमें बच्चों को सिखाने चाहिए। और इसके बाद हमारी बार काउंसिल बैठी है, हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, वो भी नहीं सर प्लीज एक ये बताएं कि कोरोना में जो नुकसान हुआ तालीम का, मैं आपसे नहीं सर मेरी बात कंप्लीट होने दे, मेरी प्लीज आप सर इधर नहीं है तो देखिए, हमने वहाँ पर भी अपने राइट्स के लिए नॉक किया डोर, कोई अटैक करने के लिए नहीं गए थे। अब उसको गलत रंग क्यों दिया गया ये सोचने की बात है, इसके ऊपर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, आप लोगों में से किसी ने प्रोग्राम नहीं किया कि ये ऐसा क्यों हुआ, वकला के साथ ज्यादती तो हुई है। हमने बड़ी प्रॉपर रिपोर्टिंग की, मैं भी वहाँ पे था, रिपोर्टिंग की हमने मुख्तलिफ जो न्यूज़पेपर न्यूज़ मीडिया पे ना, भाई ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि इस शहर में भी नहीं थे, उनको भी नाम दिए गए। फरजान साहब, हमारा और आपका प्रॉब्लम ये है कि आपके हाथ में कलम है या स्पीच है, बंदूक नहीं है, तलवार नहीं है, जिससे हम अपने बात को मुनास के, जैसे कि उस जवान वकील ने शीशे तोड़ के बताया कि हाँ मैं हूँ। अगर ये हर बंदा ये कदम उठाएगा तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होगी, और हुकूमत को इससे पहले मुश्किलात को हल करना है। एक चीज़ मैं कहती हूँ, एक चीज़ है कि मेरे जैसा आम बंदा अगर उसका कोई कहीं पे सुनवाई नहीं होती है तो मुझे बताएं, अगर मैं किसी के शीशे तोड़ता हूँ जाके तो क्या कानून मुझे छोड़ेगा? मेरी तो अप्रोच भी नहीं है ना, मेरी तो अप्रोच भी नहीं है। नहीं वकला भी है, अब आपके सामने है कि कितने कुछ उनके साथ हमदर्दी की गई है, ये कोई आप और दूसरा आप कह रहे थे बार नौजवान का जिक्र आ रहा है, असल में होता ये है कि जब भी कोई लॉयर को काम करते हैं तो फौरन मीडिया ट्रायल करके वकला दहशतगर्दी का नाम ले दिया जाता है। मैं इनकी थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ, वो उस नौजवान को देर एंड देर अरेस्ट किया गया, उसका लाइसेंस सस्पेंड हुआ, उसके ऊपर फ़ौरन से पहले 7-8 ये लगा दी गई। इसी तरह हमारे इस्लामाबाद के लॉयर्स के ऊपर भी 7-8 ये की तलवार लटक रही है, जो 7-8 ये जहाँ पे लगना चाहिए वहाँ कभी भी नहीं लगा। और लॉयर 7-8 ये सेक्शन 7 ऑफ एंटी टेररिस्ट एक्ट है, उसमें कुछ टेररिस्ट एक्ट्स बयान किए गए, डिफाइन किए गए कि व्हाट इज टेररिज्म, और वो व्हाट इज टेररिज्म और किस चीज़ को टेररिस्ट एक्ट कहा जाता है। सिर्फ एक एजिटेशन को टेररिज्म नहीं कहा जा सकता, किसी एहतजाज को टेररिज्म नहीं कहा जा सकता। जब खाली हाथ वकला हो, कोई आम नबी ना हो, किसी किस्म का उनके पास असला नहीं है, कोई आग लगाने नहीं जा रहे, कोई और चीज़ नहीं है, और उनके ऊपर 7-8 ये लगा देना एक जुल्म है, एक ज़्यादती है, और उसके खिलाफ हम सरापा एहतजाज हैं और रहेंगे। ये बड़ी सी बात की क्लियर किया, क्योंकि हमें जो सोशल मीडिया में जो वीडियो नजर आ रही थी उसमें क्योंकि बैकग्राउंड नहीं पता था, तो आपने अच्छा किया उसको क्लियर किया। वो जो आपने फरजाना रज़ा साहब से किया कि क्या कोरोना के पीरियड में आप किस तरह से टाइम गुजारा, यस इट वाज सो डिफिकल्ट टाइम, हमारे तो सब कुछ ही बंद पड़ा हुआ था, बाकी तो सर्विसेज सारी चल रही थी। आ रही थी कि नहीं आ रही थी शायद जो जमा हो रही थी ना, जुनैद साहब कह रहे हैं, जुनैद साहब वो जो 1 साल का जो मैंने आपको बताया कि अकोमुलेट हो गई फी है, हमने कहा कि ओके ये रिबेट है पेरेंट्स को हमारी तरफ से कोरोना, क्योंकि स्कूल खुद क्राइसिस में थे, इंस्टीट्यूशन खुद क्राइसिस में थे। जैसे ये बोल रही है ना कि हमने खुद से जाके लोगों को सपोर्ट किया। यस, हमारे टीचर्स के घरों में चूल्हा जलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो ख़ास तौर पे लोग ईद मना रहे थे जब, तो हम वहाँ पे सारे दोस्त मिलके तो राशन इकट्ठा करके तो अपनी बहनों के घरों के बाहर रख रहे थे। तो ये बहुत मुश्किल टाइम था, और आज उससे ज़्यादा मुश्किल टाइम हो गया। इन्फ्लेशन देखें किधर है, रोज़ाना डॉलर ऊपर जा रहा है, रोज़ाना पेट्रोल का रेट ऊपर जा रहा है, कभी 4 रुपये बढ़ता है, कभी 5 रुपये बढ़ता है। आपका क्या ख्याल है? तो हद होगी ना, 10 रुपये 50 पैसे हो गए। शाह साहब, आपका क्या ख्याल है? आप 4 रुपये पेट्रोल बढ़ाते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं नहीं होगा, हर चीज़ के ऊपर असर होगा। आपकी पिक एंड ड्रॉप, आपका वो जो मंडी में माल जा रहा है उस पर असर पड़ेगा, आपकी प्रोडक्शन आपकी हाई होगी, आपका बिजली का रेट बढ़ गया, आपका गैस का रेट बढ़ गया। ये वाला पीरियड ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए। आप ये ना कि जो साल पहले आने वाला वक्त इससे भी बदतर है, चूंकि हमारी हुकूमती अरकान जो है वो कह रहे हैं कि महंगाई और बढ़ेगी। अब तो वो भी नहीं कहते कि घबराना नहीं है, वो कहते हैं बर्दाश्त करना है। आप तो बहुत खामोशी से कहते हैं 4 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, हम 4 बार बार आपकी अब जो आज बढ़ा है वो 10 रुपये 49 पैसे बढ़ा है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें हर चीज के साथ, आपकी हर चीज महंगी हो गई है। जो गरीब 15,000 रुपये तनख्वाह ले रहा था उसका गुजारा नहीं हो रहा, वो 50,000 भी उसको दें तो उसमें गुजारा नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी आप पेट्रोल और इन चीज़ों की, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं कहना चाहता हूँ इसको मत बढ़ाएं, इसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे होगा। एटलीस्ट इस पे रिबेट जरूर है, और डॉलर को भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। डॉलर बहुत ऊपर जा रहा है जिससे हमारी इम्पोर्ट और हर चीज़ का जो रॉ मटेरियल है उसका रेट ऊपर जा रहा है। सब वक्त
गुंजाइश नहीं दे रहा कि मज़ीद हम बात कर लें, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप तीनों से एक एक मिनट का मैसेज इस कौम की तरक्की के लिए, इस आवाम की तरक्की के लिए, और बिलखुसूस जो हमारा मौजू था बुनियादी हकूक़, उस पर 1 मिनट के लिए आप क्या कहेंगे, किस तरह बुनियादी हकूक़ हासिल किए जा सकते हैं? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो आइन है उसको नापामाल किया जाए और नापामाल करने वाले को छोड़ा जाए, और ये जो मुख्तलिफ रबे इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी सामने आके कभी पर्दे के पीछे, आइन के साथ जो छेड़छाड़ की जाती है, ये ना की जाए तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाए। साहब आप भी 1 मिनट के लिए मैसेज दें। अच्छा सा मेरा आपके चैनल के थ्रू ये पैगाम होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करें। गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम के लोगों को अपने राइट्स का पता चल सके, हमारे राइट्स क्या है, और कभी भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश है कि हम जितना ज़्यादा काम करें अवेयरनेस के लिए। जी, अवेयरनेस सब आप क्या कहेंगे इस वक्त हालात जो चल रहे हैं? शाह साहब, हमारे जो करंट हालात चल रहे हैं, 42 कैंट्स हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट का 3 साल पहले एक ऑर्डर आया था कि 31 दिसंबर 2021 तक आप इसमें से तमाम बिजनेस एक्टिविटी स्कूलिंग की ख़त्म कर दें। आपके चैनल से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इसका अल्टरनेट प्रोवाइड किया जाए, हमें इसके अल्टरनेट ज़मीनें प्रोवाइड की जाएं। आज आपका जो लाखों बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल होने जा रहे हैं, आपके लाखों टीचर्स जो हैं वो जॉबलेस होने जा रही हैं, तो इसका प्रॉपर सदेबाब करें। कैंट बोर्ड्स को इसमें ऑन बोर्ड लें, आप अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें और इसका हल फौरी तौर पे निकालें। बड़ी अच्छी बात की कि जब तक स्टेक होल्डर को साथ नहीं मिलाएंगे तो मामला हल नहीं होंगे। हम भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और ख़ास तौर से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से कहेंगे मिल बैठ के मसले का हल निकालें, कुछ तो हल निकलेगा। लेकिन जिस तरह ये गवर्नमेंट चल रही है, अवाम बड़े बेजार और बददिल होते जा रहे हैं। आए रोज़ बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, यही कीमतें हर चीज़ पे असरअंदाज होती है। इसके साथ अपने मेज़बान सईद आसिफ जी को और हमारी को होस्ट हसीना अंजुम को इजाज़त दीजिए। अपने नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर खिदमत के। अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।